जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी अपडेट आ रही है तेजस मार्क 2 फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर, और अब कहा यह जा रहा है कि तेजस मार्क 2 का रोल आउट लगभग पूरा हो चुका है और अब केवल इंटरनल ग्राउंड और सिस्टम ट्रायल्स चल रहे हैं। इस बारे में जानकारी दी है ग्रुप कैप्टन वीएन झा ने, जो कि डीआरडीओ के पूर्व जॉइंट डायरेक्टर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब पूरा फोकस विमान के इंटरनल परीक्षणों पर रहेगा, जिसमें कि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, एवियोनिक्स इंटीग्रेशन, फ्लाइट कंट्रोल लॉज, सेफ्टी और क्रिटिकल सिस्टम्स हैं। जब तक ये सभी पैरामीटर बेहतर तरीके से वैलिडेट नहीं हो जाते, तब तक एयरक्राफ्ट को सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थी एंड सर्टिफिकेट से क्लियरेंस नहीं मिलेगा और बिना इसकी मंजूरी की पहली उड़ान संभव नहीं है। और दोस्तों ये अपडेट पहले की रिपोर्ट के अनुसार ही है, जिसमें कि ये कहा गया था कि रोल आउट को जानबूझकर लो की रखा जाएगा और इस बार दोस्तों फोकस किसी बड़े इवेंट पर नहीं बल्कि फ्लाइट रेडीनेस पर रहेगा। तेजस मार्क 2 के मामले में दोस्तों स्ट्रेटेजी भारत की साफ है कि शोर कम मचाओ, जोखिम कम लो और ज्यादा तकनीकी मैच्योरनेस दिखाओ। टारगेट है 2026 के अंत तक पहली उड़ान करने का। इंडियन एयरफोर्स के फ्यूचर की फोर्स स्ट्रक्चर में तेजस मार्क 2 दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि तेजस मार्क 1A और आने वाले AMCA फाइटर जेट्स के बीच ब्रिज का काम करेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि रोल आउट का पूरा होना और इंटरनल ट्रायल्स का शुरू होना, आप समझिए कि तेजस मार्क 2 अब अपने फाइनल फेज में है, जहां सिस्टम मैच्योरिटी और सर्टिफिकेशन डिसिप्लिन ये तय करते हैं कि ये एयरक्राफ्ट हैंगर से रनवे तक कितनी तेजी से पहुंचता है। अगर इसी तरीके की स्पीड बनी रहती है तो आने वाले महीनों में भारत की स्वदेशी फाइटर जेट डेवलपमेंट में एक नए चैप्टर की शुरुआत हो सकती है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों टाटा एडवांस सिस्टम ने यूरोप में एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। मतलब साफ है, यूरोप की धरती पर भारतीय हथियारों ने वो करके दिखाया जिसे देखकर दुनिया ने भी अब भारत की ताकत का अंदाजा लगा दिया है। दरअसल टाटा एडवांस सिस्टम के द्वारा डेवलप किया गया ALS लॉइटरिंग म्यूनिशन ने यूरोप में लाइव फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। ये डेमोन्स्ट्रेशन इंटरनेशनल डिफेंस ग्राहकों के सामने किया गया है और ये कोई टेस्ट नहीं था दोस्तों, ये था मिशन रेडी परफॉर्मेंस का प्रदर्शन दिखाना। बता दें कि ये जो ALS लॉइटरिंग मिशन है, ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग सिस्टम से लैस है। मतलब बिना रनवे के ये सीधे मिशन पर उड़ान भर सकता है। डेमो के दौरान दोस्तों इसने अपनी लंबी रेंज, हाई प्रिसीजन स्ट्राइक क्षमता, पूरी तरह ऑटोनॉमस मिशन एक्विजिशन और सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स के खिलाफ अपनी मजबूती दिखाई है। मतलब साफ है कि जैमिंग हो या फिर दुश्मन की कोई भी हरकत, ALS अपना टारगेट नहीं छोड़ता है। ये सिर्फ एक लॉइटरिंग म्यूनिशन नहीं, ये भारत की नई डिफेंस पहचान है। टाटा एडवांस सिस्टम अब सिर्फ भारतीय जरूरतों तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्लोबल डिफेंस मार्केट में मिशन रेडी सॉल्यूशंस के साथ अपना फुटप्रिंट भी तेजी से बढ़ा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा भारतीय सेना ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के साथ एक हिस्टोरिकल MOU साइन किया और इस MOU का उद्देश्य है भारत का पूरी तरह स्वदेशी AI बेस्ड सिस्टम को डेवलप करना, जो उभरती हुई डिजिटल और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सामना कर सके। और ये सिर्फ एक रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं है दोस्तों, बल्कि ये है भारत की डिजिटल जंग की तैयारी की नींव। और इस पहल में साझेदार होंगे इंडी अस्त्रा, जो कि एक स्वदेशी स्टार्टअप कंपनी है, जो कि इस मिशन को देगा इंडस्ट्री इनोवेशन की एक बड़ी ताकत। और ये साझेदारी दोस्तों जोड़ती है भारतीय सेना का अनुभव, IISc शैक्षणिक विशेषज्ञता, भारतीय उद्योगों की क्षमता यानी कि स्टार्टअप इकोसिस्टम। मतलब ये तीनों मिलकर बना रहे हैं एक ऐसा जबरदस्त सिस्टम जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक आत्मनिर्भरता की पहचान बनेगा। और ये स्टेप भारत के नेशनल विजन को साकार करता है। मतलब साफ है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी यूजर नहीं है, टेक्नोलॉजी बिल्डर बन रहा है। और अब भारत केवल डिफेंस कंज्यूमर नहीं बल्कि डिफेंस लीडर भी बनेगा। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। इसके अलावा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 610 करोड़ रुपए के नए कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल किए और बेल की नई ऑर्डर बुक उनकी मल्टी डोमेन ताकत को दिखाती है। इस कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्मल इमेजर्स, जैमर्स और इसके साथ साथ स्पेयर्स और लाइफ साइकिल सपोर्ट सर्विसेज। मतलब केवल सिस्टम की सप्लाई ये नहीं करेंगे बल्कि पूरे ऑपरेशनल लाइफ साइकिल तक सपोर्ट की जिम्मेदारी भी लेंगे। और बेल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारत अब आयात पर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर और भरोसेमंद सप्लायर बन रहा है। दोस्तों रिपब्लिक डे परेड में भारत की सामूहिक मिलिट्री पावर का प्रदर्शन होगा। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर का टैब्ल्यू दिखाया जाएगा, जिसमें कि ट्राई सर्विसेज, जिसमें कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स आते हैं, उन्होंने कैसे एकजुट होकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया था। इस टैब्ल्यू में ऑपरेशन के हर महत्वपूर्ण तत्व को दर्शाया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि Su-30 से ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हुए दिख रही है, जिसने पाकिस्तान के एयरबेस को खत्म किया।
S-400 की ताकत दिख रही है, जिसने कि सबसे लंबी दूरी पर पाकिस्तानी एयरफोर्स के अवाक्स को मार गिराया। आपको बता दें कि एयर कमोडोर मनीष सब्रवाल ने कहा कि ये टैब्ल्यू दिखाता है कि कैसे ट्राई सर्विसेज ने मिलकर ये ऑपरेशन किया। ये देश के संकल्प को दर्शाता है, जब हम साथ लड़ते हैं तो जीत तय होती है। और ये टैब्ल्यू देखकर दोस्तों पाकिस्तान जरूर टेंशन में आएगा कि उनको पूरी तरह भारत ने एक्सपोज कर दिया है। दोस्तों भार्गव अस्त्र, जो कि भारत का स्वदेशी काउंटर ड्रोन सिस्टम है, ये दुनिया के काउंटर ड्रोन सिस्टम से काफी आगे है। इस बारे में सोलर इंडस्ट्री लिमिटेड के फाउंडर और चेयरमैन सत्यनारायण नडेला नुवाल ने कहा कि भार्गव अस्त्र एयर डिफेंस सिस्टम आज की तारीख में दुनिया में जबरदस्त और बेजोड़ है। उन्होंने दावा किया कि अमेरिका या फिर किसी भी देश के पास एक साथ केवल 4 मिसाइलें दागे जाने की क्षमता है, लेकिन भार्गव अस्त्र एक साथ 60 से अधिक माइक्रो मिसाइलें फायर कर देता है। यह ऐसा सिस्टम है जो दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है। भार्गव अस्त्र को नेक्स्ट जनरेशन का लेड काउंटर ड्रोन हार्ड किल सिस्टम कहा जा रहा है, जो कि स्वार्म ड्रोन्स, लॉइटरिंग म्यूनिशंस, लो फ्लाइंग यूएवीज और उभरते हुए खतरों का सीधा और निर्णायक जवाब देता है। यह सिस्टम एक ही प्लेटफॉर्म पर सर्विलेंस, डिटेक्शन एंड ट्रैकिंग और हार्ड किल इंटरसेप्शन को इंटीग्रेट करता है, वो भी पूरी तरह मोबाइल और मॉडुलर डिजाइन में। बता दें कि इसकी जो पहली लेयर है वो अनगाइडेड माइक्रो रॉकेट्स का इस्तेमाल करती है, जो कि 20 मीटर के दायरे में घातक फ्रेगमेंटेशन जोन बनाकर पूरे स्वार्म ड्रोन्स को एक साथ खत्म कर देती है। और ये लेयर मास ड्रोन अटैक्स के लिए भी ऑप्टिमाइज है, जहां वॉल्यूम ऑफ फायर जीत को तय करता है। इसकी सेकंड लेयर है गाइडेड माइक्रो मिसाइल्स, जो हाई वैल्यू मैनवरिंग और लोअर रडार क्रॉस सेक्शन वाले टारगेट्स को सटीकता से खत्म कर। भार्गव अस्त्र दोस्तों छोटे ड्रोन्स को 6 से 10 किलोमीटर की दूरी पर डिटेक्ट कर सकता है और इसकी इंटरसेप्ट रेंज 2.5 किलोमीटर से ज्यादा है, यानी कि दुश्मन को टारगेट तक पहुंचने से पहले ही खत्म किया जाएगा। भार्गव अस्त्र 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है, जिससे कि ये लद्दाख जैसे पर्वतीय इलाकों से लेकर रेगिस्तान मैदान और कोस्टल क्षेत्रों तक काफी इफेक्टिव रहेगा और इसे किसी भी मिलिट्री व्हीकल पर माउंट किया जा सकता है। वहीं दोस्तों इंडियन आर्मी अपने ऑल टेरन व्हीकल्स यानी कि एटीवीज को अब सिर्फ लॉजिस्टिक या सर्विलांस के लिए नहीं इस्तेमाल करेगी, बल्कि इनका इस्तेमाल तेज, घातक और हंटर प्लेटफॉर्म के रूप में भी किया जाएगा। हाल ही में कुछ तस्वीरें देखी गई है जिसमें कि एटीवीज पर स्वदेशी लॉइटरिंग म्यूनिशंस को इंटीग्रेट किया गया है, जो कि जंग के तरीकों को अब बदल सकते हैं। दरअसल इंडियन आर्मी का फोकस है ऑटोनॉमी, मोबिलिटी, प्रिसीजन फायर पावर पर। अब फ्रंटलाइन यूनिट्स कठिन इलाकों में तेजी से मूव कर सकती हैं, दुश्मन को खोज सकती हैं और बिना खुद को दिखाए सटीक वार कर सकती है। इन एटीवीज पर दोस्तों स्वदेशी नागास्त्र लॉइटरिंग म्यूनिशन देखा गया, जो कि भारत का पहला मैन पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लॉइटरिंग म्यूनिशन है। नागास्त्र के साथ साथ JM-1 लॉइटरिंग म्यूनिशन भी डिप्लॉय किया गया है। ये भी पूरी तरह ऑटोनॉमस फायर एंड फॉरगेट सिस्टम है। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि सोलर इंडस्ट्री का नागास्त्र और जॉनेट का JM-1 ये दोनों स्वदेशी सिस्टम है और ये प्रोटोटाइप नहीं है बल्कि ऑपरेशनल रियलिटी बन चुके हैं। दोस्तों रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में तेजस मार्क 1A को इस बार नहीं रखा गया है और बाकायदा यूक्रेन की एक वेबसाइट है जिसका नाम डिफेंस एक्सप्रेस है, उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश करी है भारत के खिलाफ जो कि फैक्ट से ज्यादा केवल अटकलों पर ही आधारित है। आप समझ सकते हैं दोस्तों किस तरीके से नैरेटिव यूक्रेन भी चला रहा है। यूक्रेन की वेबसाइट ने दावा किया था कि दुबई एयर शो में हादसे के बाद तेजस फाइटर जेट की विश्वसनीयता पर सवाल उठे और यही वजह है कि तेजस को 26 जनवरी 2026 के फ्लाई पास से बाहर रखा गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो दावा किया गया है वो भ्रामक भी है और इसका कोई बेस भी नहीं है। लेकिन मैं आपको हकीकत बता दूं जो अक्सर बात सामने नहीं आती है। दरअसल दोस्तों भारत दशकों पुरानी रिपब्लिक डे फ्लाई पास सेफ्टी पॉलिसी को यहाँ पर अमल में लाता है, क्योंकि दिल्ली जैसा घनी आबादी वाला क्षेत्र और हाई सिक्योरिटी एयर स्पेस में सिंगल इंजन फाइटर एयरक्राफ्ट को फ्लाई पास्ट की अनुमति नहीं दी जाती है। कारण भाई पक्षियों का भी जोखिम होता है और अगर इंजन भी फेल हो जाता है ऐसे में रिकवरी मार्जिन भी लगभग ना के बराबर होता है। और दोस्तों ये पॉलिसी रिस्क मैनेजमेंट पर आधारित है। इस नियम का अब तक सिर्फ एक बड़ा अपवाद रहा है। 26 जनवरी 2017 में जब LCA तेजस ने रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में भाग लिया, वो भी इसीलिए क्योंकि लगभग 50 सालों के बाद कोई स्वदेशी फाइटर जेट इस परेड में शामिल हो रहा था। ऐसे में यूक्रेन भी जानता है कि भारत की डिफेंस इंडस्ट्री लगातार आगे बढ़ रही है और ये चीज उनको रास नहीं आ रही। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।